हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोप्टोसिस। इसको पी साइलेंट के साथ एपोप्टोसिस भी बोला जाता है। एपोप्टोसिस, क्लियर? ये टर्म आपने खूब सुना है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। जब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस तो इसके साथ जुड़ी हुई जो कंसेप्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन नेक्रोसिस का मतलब है ट्रॉमेटिक सेल डेथ। यहां एक पर्टिकुलर सेल को क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है, उसकी डेथ होती है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल नहीं होती, वहां ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। क्लियर? इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। देखो, ये जो एपोप्टोसिस है उसका जो ग्रीक लैंग्वेज में अर्थ है वो क्या है कि सब फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ए ट्री, यानी पत्तियों का पेड़ से गिरना, एपोप्टोसिस। इसका मतलब हमारी बॉडी अगर मैं एक ट्री मानूं तो उसके अंदर लीव्स क्या है? सेल्स। तो कोई सेल जब सूख जाए, यानी पत्तियां सूख जाए, तो सेल सूख जाए किस सेंस में कि सब वो वायरल इन्फेक्टेड हो जाए या कि सब अनवांटेड सेल हो, उसके अंदर कोई ऐसा चेंज हो जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो ऐसा चेंज हो जाए, तो ऐसी सेल्स हो। क्लियर? नॉन फंक्शनल सेल्स हो। तो इन सेल्स को एलिमिनेट करने का जो तरीका है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। क्लियर? ये एपोप्टोसिस का जो स्टडी है वो किया गया था एक नीमेटोड है जिसको अपन बोलते हैं सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस में किया गया था। एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो जब प्रोग्राम सेल डेथ की अपन बात करते हैं कि सब सेल बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में जेनेटिकली प्रोग्राम तरीके से क्या करती है? सेल को किल करती है, डेथ करती है, यानी उसका एक तरीके से अपन बोलते हैं सेल सुसाइड करती है। तो उसको ये आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? वो कौन से सिग्नल्स हैं, वो कौन से कारण हैं, वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम्ड मैनर में सेल की डेथ होती है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सब जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है तो हमारे जो फिंगर्स हैं, हमारे जो टोज है पैर के, उन फिंगर्स के बीच में जो वेब है उनको रिमूव करने के लिए, इन फिंगर्स को अलग अलग करने के लिए उन वेब सेल्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो जो प्रोसेस है वो एपोप्टोसिस ही है। क्लियर? एंटी मुलेरियन स्ट्रक्चर है। जैसे मुलेरियन स्ट्रक्चर है तो फीमेल में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मेल में सर्टोली सेल्स का विकास हो जाएगा तो वो सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन, जो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर का क्या करेगा? सीक्रेशन करेगा। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा है? ये एपोप्टोसिस के द्वारा है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान चाहे वो इम्प्लांटेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो, चाहे वो मेटामॉर्फोसिस हो, बहुत सारी अनवांटेड सेल्स होती हैं जिनको रिमूव किया जाना आवश्यक है। उनके रिमूवल के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो है एपोप्टोसिस। क्लियर? बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप इससे रिलेट कर पाए कि मां जब अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देती है तो उस मेमोरी सेल्स का, यानी ब्रेस्ट साइज का पुनः अपने ओरिजिनल सेट में आ जाने का जो कारण है वो क्या है? वो एपोप्टोसिस है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि साहब ये वो कौन सा सिग्नल होते हैं, कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से सेल को प्रोग्राम फैशन में क्या किया जाता है? किल किया जाता है। तो एक ऐसा कारण आपने, जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था या सेल साइकिल पढ़ा था, तब पढ़ा था आपने कि अगर इररिपेयरेबल डीएनए डैमेज हो जाए, यानी डीएनए का ऐसा डैमेज हो जाए जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके, तो उस डैमेज डीएनए की वजह से और जो प्रोटीन बनने वाला है वो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो अब इस सेल को क्या किया जाएगा? एक ऐसे रास्ते पे धकेल दिया जाएगा जहां पे उसकी परिणति क्या होगी? सेल डेथ होगी। तो इररिपेयरेबल डीएनए डैमेज हो या कि साहब हमारी जो सेल है उसको कोई हीट शॉक लगाओ, ये हमारी सेल के अंदर जो साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया हो,
या हमारी सेल के अंदर जो फ्री फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उनका कंसंट्रेशन क्या हो गया हो, बढ़ गया हो, या सेल वायरली इन्फेक्टेड हो गई हो, या सेल अनकंट्रोलेबली क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही है। तो इन सब सिग्नल्स को, यानी इन सब कॉजेस की वजह से सेल को क्या किया जाएगा, डेथ पाथ पे क्या किया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा। वो एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड तरीके से होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, एपोप्टोसिस। एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन जब बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कंपेयर करनी है उसको नेक्रोसिस के साथ, वो क्या है, जब मैं एपोप्टोसिस की बात करता हूं तो इसके अंदर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कहती है, इंटैक्ट रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इंटैक्ट रहती है तो नेक्रोसिस में क्या होता है, वहां डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर। यहां पे जब मैं बात करता हूं तो सेल श्रिंकेज होता है, वहां पे स्वेलो होती है, यहां पे श्रिंकेज, वहां पे स्वेलो। ये एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी इन्वॉल्व होता है, जबकि नेक्रोसिस में एटीपी इन्वॉल्व नहीं होता। जब एपोप्टोसिस की बात की जाती है तो इन्फ्लामेशन नहीं होता है, वो पर्टिकुलर सेल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जब नेक्रोसिस की बात की जाती है तो वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, वहां पे सूजन आती है और बहुत सारी सेल्स क्या होती है, डैमेज होती है। यहां पे उस पर्टिकुलर यह एक दो जो आसपास की सेल है उन्हीं को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इसमें और नेक्रोसिस के अंदर। क्लियर। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, यहां पे एक पर्टिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, वहां ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। क्लियर। ये एक्टिव प्रोसेस है, वो पैसिव प्रोसेस है। क्लियर। तो अब आते हैं अपन, यहां पे कास्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां कास्पेस नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखिए, एपोप्टोसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो क्या है, कास्पेस। कास्पेस कुछ नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन फैमिली है, यानी प्रोटीएज फैमिली है, जो क्या करती है, प्रोटीन को क्लीव करती है, प्रोटीन को डीनेचर करती है, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड है उनके बीच के पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करती है, तोड़ देती है। और ये नाम कैसे पड़ा है, ये जो सी है वो आया है सिस्टीन से, जो इस एंजाइम की कैटालिटिक साइट है वो क्या है, सिस्टीन है। और एएसपी आया है एस्पार्टिक एसिड से, और एएसई, ये एएसपी आया है, एएसपी एस्पार्टिक एसिड का जो पहले तीन करेक्टर है उनसे, और एएसई आया है प्रोटीएज के एएसई से। तो क्या है एक्चुअल में कास्पेस, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। क्या करते हैं कि सब किसी भी प्रोटीन के अंदर जहां भी एस्पार्टेट रेजिड्यू आएगा वहां पे क्या कर दिया जाएगा, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या है, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक क्या है, प्रोटीएजेस है। जहां भी एस्पार्टेट रेजिड्यू आएगा वहां पे कास्पेस एंजाइम क्या कर देगा, उसको क्लीव कर देगा। तो एक तरीके की कैंची हो गई, जहां भी एस्पार्टेट दिखा वहां क्लीव कर दिया। और ये लगभग दर्जन भर है। तो इनमें कुछ क्या है, इनिशिएटर कास्पेस है और कुछ एग्जीक्यूशनल या इफेक्टर कास्पेस है। ये इनिशिएटर, इनमें मुख्य रूप से कास्पेस 2, 8, 9 और 10 यहां लिखा हुआ है। और एग्जीक्यूशनल या इफेक्टर कास्पेस में कौन से, कास्पेस 3, 6 एंड 7। काम क्या है, प्रोटीन डीनेचुरेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल की बात कर रहे हैं अपन, सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे लिपिड बाइलेयर है तो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है उस प्रोटीन को क्लीन कर देगा। फंक्शनल प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो उन एंजाइम्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन को क्या करेंगे, डीनेचर कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल की इंटीग्रिटी समाप्त हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। क्लियर है। तो कास्पेस इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे।
इसके बाद में ये जो एपोप्टोसिस है ये 2 पाथवे में क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है। एज सच क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा समझने के एतबार से। एक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे किस सेंस में, यहां पे प्रोग्राम सेल डेथ का जो सिग्नल है वो सेल के अंदर से ही आता है। जैसे डीएनए डैमेज है, सेल के अंदर ही सिग्नल मिल गया। और वहां पे एक्सट्रिंसिक पाथवे में एपोप्टोटिक जो सिग्नल है वो सेल के बाहर से रिसीव किया जाता है। क्लियर? तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के सेंस में कि सिग्नल कहां से आ रहा है। क्लियर? तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, उसके अंदर FASL या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के बीच का इंटरेक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था जब मैंने आपको बताया था कि ग्रेंजाइम परफोरिन बेस्ड एपोप्टोसिस भी पॉसिबल है। क्लियर? वो एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक पाथवे, इसको माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस भी बोलते हैं और उसको डेथ रिसेप्टर एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की अपन बात करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम डीएनए डैमेज को कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो डीएनए डैमेज हो गया और ऐसा डैमेज है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो जो गार्जियन ऑफ द जीनोम है P53 जीन, उससे P53 प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब इसका एक्सप्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पूमा P53 अप रेगुलेटेड मॉड्यूलेटर ऑफ एपोप्टोसिस का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा। जब ये प्यूमा क्या करेगा, एक जीन है, देखो इसकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन है उनको एक साथ एक फैमिली के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं BCL2 फैमिली। बी का मतलब है बी लिम्फोसाइट, तो बी सेल लिम्फोमा, तो बी सेल लिम्फोमा जीन 2 से रिलेटेड है। ये एक प्रोटोटाइप है जिसके बेस पे अपन क्या किया है, पूरी प्रोटीन की है क्या की गई है, फैमिली का नामकरण किया गया है। तो BCL2 प्रोटीन फैमिली है जिसमें लगभग 20 से ज्यादा प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उस प्रोटीन फैमिली के अंदर कुछ प्रोटीन एंटी एपोप्टोटिक नेचर के होते हैं। एंटी का मतलब है जो एपोप्टोसिस को क्या करे, इनहिबिट करे, और कुछ प्रो एपोप्टोटिक नेचर के होते हैं। प्रो का मतलब जो क्या करे, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करे, यानी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की वजह से क्या होगा, एपोप्टोसिस संदमित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर जैसे एग्जांपल है BCL2, BCL एक्स्ट्रा लार्ज। यहां पे प्रो एपोप्टोटिक के एग्जांपल के रूप में हमने लिखा है बैक और बैक्स। यहां ये BCL2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन, इनका नाम है, याद रखने के लिए थोड़ा सा एक बार इनकी फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। तो BCL2, BCLXL ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, यानी एपोप्टोसिस को रिड्यूस करते हैं। बैक्स और बैक क्या है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, यानी एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। तो ये प्यूमा क्या करता है, हमारे बैक्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेशन के फलस्वरूप क्या होता है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन जाता है, चैनल पोर बन जाता है। अब ये चैनल पहले क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि पहले एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या था, सेल में एक्टिव था, तो BCL सेकंड की वजह से बैक्स अपना काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही P53 एक्सप्रेशन लेवल बढ़ा, बैक्स एक्टिव हो गया और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोर चैनल का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें साइटोक्रोम C मौजूद था, जो मैंने रेड कलर में दिखाया है, वो क्या हो जाता है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है।
ये एक्चुअल में किसके साथ जुड़ा रहता है? कार्डियोलिपिन के साथ। तो ये जब साइटोक्रोम सी बाहर आता है तो साइटोक्रोम सी साइटोसोल में प्रेजेंट एपीएएफ फैक्टर फर्स्ट, एपीएएफ एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर फर्स्ट के साथ क्या करता है? बाइंड करता है, इंट्रैक्शन करता है, और उसकी ओलिगोमराइजेशन के फलस्वरूप जिसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी यहां एनर्जी यूटिलाइज होगी और क्या होगा? ओलिगोमराइजेशन हो जाएगा। बहुत सारे एपीएफ और साइटोक्रोम सी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? एपोप्टोसोम का निर्माण करेंगे। और ये एपोप्टोसोम किसके साथ? देखिए ये जो ग्रीन कलर है वो प्रोकास्पेज 9 है। तो ये प्रोकास्पेज 9 इस एपोप्टोसोम के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है और यहां इस प्रोकास्पेज 9 का क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। और प्रोकास्पेज 9 के क्लीवेज के फलस्वरूप कास्पेज 9 एक्टिव हो जाएगा और ये कास्पेज 9 क्या करेगा? फर्दर कास्पेज को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। जैसे प्रोकास्पेज 3 को कास्पेज 3 में चेंज कर देगा। और आपको पता है कास्पेज 3 एक इफेक्टर या एग्जीक्यूशन कास्पेज है, यानी क्या करेगा? सेल के अंदर जो प्रोटीन है, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन है, चाहे वो साइटोस्केलेटन का प्रोटीन हो, चाहे वो न्यूक्लियर मटेरियल का प्रोटीन हो, न्यूक्लियस के अंदर जैसे न्यूक्लियर लेमिन्स हैं, उनको क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्टिन है, मायोसिन है, उनको क्या कर देगा? कट कर देगा। जैसे ही कट होगी सेल डेथ की तरफ पुश हो जाएगी। तो प्रोकास्पेज कास्पेज 3 में एक्टिव हो जाएगा और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया गया है? एक प्रोग्राम्ड मैनर में, ये आपकी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब ध्यान से देखें कि साहब ये जो सेल जब डेथ की तरफ जाती है तो कुछ चेंजेस शो करती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे वो बायोकेमिकल लेवल पे चेंजेस हो। मॉर्फोलॉजिकल पे एक सेल है वो क्या क्या चेंजेस शो करती है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साहब जब कोई सेल एपोप्टोसिस की दौर से गुजर रही है तो सबसे पहले सेल श्रिंकेज शो करती है, सेल सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कंडेंसेशन हो जाता है और हमारा जो ऑर्गेनेल है वो टाइटली पैक्ड हो जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सेल श्रिंकेज हुई, साइटोप्लाज्म कंडेंसेशन हुआ, हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या होगा? टाइटली पैक्ड हो गया। अब क्या होगा? पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस होगा। दो टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पिक्नोसिस का मतलब होता है, पिक्नोस का मतलब है थिकनर, ग्रीक वर्ड है पिक्नोस। पिक्नोस का मतलब थिकनर किसका? क्रोमेटिन जो कंपोनेंट है उसका। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है, हमारा जो क्रोमेटिन है, हमारा डीएनए है, वो उसका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, उसका संघनन हो जाएगा। तो पिग्नोसिस का मतलब है केंद्रक द्रव्य के अंदर जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है उसका संघनन क्या कहलाता है? पिग्नोसिस, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जब वो कंडेंस हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? उसकी बर्स्टिंग स्टार्ट होगी। तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल का जो डिसइंटीग्रेशन उसको क्या बोलते हैं? कैरियोरेक्सिस। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, रेक्सिस का मतलब होता है ब्रस्टिंग, ब्रस्ट हो जाना। तो न्यूक्लियस का ब्रस्ट हो जाना क्या कहलाता है? कैरियोरेक्सिस। तो न्यूक्लियर मटेरियल का ब्रस्टिंग क्या कहलाता है? कैरियोरेक्सिस। अब ध्यान से देखें, अब सेल श्रिंक हुई, श्रिंक होने के बाद में उस पर ब्लैबिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके अंदर कूटपाट जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, बबल जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस ब्लैबिंग के पश्चात क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मटेरियल के साथ छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को डिसइंटीग्रेटिंग जो बॉडी है उनको क्या बोलते हैं? एपोप्टोटिक बॉडीज। क्या बोलते हैं उनको? एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये इन एपोप्टोटिक बॉडीज पर क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के सिग्नल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ईट मी सिग्नल्स। एक्चुअल में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक
बाहर वाली में सरफेस होती है, एक अंदर वाली सरफेस होती है। तो आउटर जो सरफेस है उस पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, जैसे फोस्फोटाइडिल सीरीन है, जैसे कार्ल रेटिकुलिन है। ये क्या होता है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे फोस्फोटाइडिल सीरीन अंदर की तरफ होता है और फ्लिप फ्लॉप करके यानी अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। तो जैसे ही अंदर का प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको फेगोसाइटिक सेल्स क्या कर लेती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। और ये जो फोस्फोटाइडिल सीरीन है वो स्क्रैम्बलेज एंजाइम के कारण क्या होता है, अंदर से जो इनर मेम्ब्रेन पे था अब आउटर मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या कर जाता है, फ्लिप कर जाता है, अंदर से ये बाहर की तरफ आ जाता है। किस एंजाइम, स्क्रैम्बलेज एंजाइम के कारण। अब ये जो फोस्फोटाइडिल सीरीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ है, इसको फेगोसाइटिक सेल क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को क्या कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। तो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइटोसिस के द्वारा इनगल्फ कर लेने की जो ये प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, एफरोसाइटोसिस। एफरोसाइटोसिस, एफर का मतलब होता है टू बरी, मतलब उसको दफना देना। एपोप्टोटिस टू टेक टू द ग्रेव, यानी उसको ग्रेव तक ले जाना, उसको कब्र तक ले जाना। एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइटोसिस के द्वारा इनगल्फ कर लेना क्या कहलाता है, एफरोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट टर्म है, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, एफरोसाइटोसिस। क्लियर है। इस प्रकार उस सेल्स को क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर। देखो फोस्फोटाइडिल सीरीन है, कार्ल रेटिकुलिन है। देखो कार्ल रेटिकुलिन नाम आपने सुना होगा। ये क्या करता है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ जब ट्रांसफरिंग हो रही होती है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उस समय ये क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। क्लियर है। ये क्या करें, मोलिकुलर चैपरॉन है जो क्या करता है, अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन है तो उसकी जो एक्सोसाइटोसिस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर। तो इस प्रकार ये जो सिग्नल सेल मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ईट मी सिग्नल, और अंतोत्गत्वा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो पाथवे मैंने बताया ये है इंट्रिंसिक पाथवे, और जो दूसरा पाथवे है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है। कोई ज्यादा वो ये मान लो हार्ड नहीं है। मैंने जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ाई थी तो इसमें एक हल्का सा इसका जिक्र किया था, जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि साहब हमारी जो जैसे वायरली इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करती है, FAS रिसेप्टर का क्या करती है, एक्सप्रेशन करती है। हमारी ये सेल है जिसकी एपोप्टोसिस होने वाली है, इस पे क्या पाया जाता है, FAS रिसेप्टर या डेथ रिसेप्टर पाया जाता है। और इसका जो लिगेंड है वो किसके पास होता है, वो साइटोटॉक्सिक सेल के पास होता है। तो FAS लिगेंड जब इंटर है किनके साथ, FAS रिसेप्टर के साथ, तो इस FAS रिसेप्टर का जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डोमेन है जिसको अपन डेथ डोमेन कहते हैं, ये क्या हो जाता है, एक्टिव। और ये डेथ डोमेन जब एसोसिएट होता है, इंटरेक्शन करता है FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन के साथ, तो ये FADD क्या करता है, क्लीव कर देता है प्रोकास्पेज 8 को कास्पेज 8 में। और ये कास्पेज 8 अल्टीमेटली कास्पेज का जो कास्केड है उसको क्या करता है, ट्रिगर करता है और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो ये ऑल्दो बहुत लेंथी ये टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके साथ हम एपोप्टोसिस की क्लास को यही विराम देते हैं। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे वैक्सीन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी MSC कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन एंटीबॉडीज, क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।